अस्सलामुअलैकुम। पयाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट महविश निसार और राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं। हर रोज़े में जैसे कि उनकी मौजूदगी और शमूलियत रही है, दीनी और दुनियावी मौज़ूआत पर हम उनसे रहनुमाई लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं और वो हमें बताते हैं। और आज का जो हमारा अहम मौजू है वो है फ़तह मक्का। इसकी क्या अहमियत रही है इस्लामिक हिस्ट्री में, अरबों पर किस तरह से मुसलमानों की धाक बैठ गई जो पहले मुसलमानों को ज़रा ईजी ले रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा बड़ा वाक़या था इस्लामी तारीख़ में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी में इसकी जो अहमियत है, इसने एक धाक बिठा दी थी मुसलमानों की अरब दुनिया पर। तो इसकी आज के ज़माने में क्या अहमियत है, मुसलमान इससे क्या सीख सकते हैं, आज मुसलमानों को जिन चैलेंजेस का सामना है, तो फ़तह मक्का हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है कि हम आज की ज़िंदगी में इससे कहाँ कहाँ रहनुमाई ले सकते हैं। राय साहब हमें इस पे आगाह करेंगे और बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं जनाब तिलावत कलाम पाक से। और तिलावत की सआदत आज हासिल कर रहे हैं कारी मोहम्मद उसामा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कलाम पाक की तिलावत का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युዕतीक रब्बुक فترضى। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله
العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين बहुत खूबसूरत आपकी अदायगी और आवाज़ पर ग्रिप भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, और इतनी यंग एज में इतनी अच्छी तिलावत, इट्स रियली बिग डील। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जनाब, तिलावत कलाम पाक से फैज़याब होने के बाद बढ़ते हैं हदिया नात की जानिब, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमारे साथ जो नात खान मौजूद हैं, प्रोफेसर अतर नवीद कौसर। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो नात का आगाज़ कराएँ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, कहेंगे मुस्तफ़ा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफ़ा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल
मुझसे पहले जा रहा है। बहुत ही जनाब खूबसूरत कलाम भी और अदायगी भी बड़ी ज़बरदस्त प्रोफेसर अतर नबी साहब। तो जनाब आज के मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, फ़तह मक्का की इस्लामी तारीख़ में क्या अहमियत है और आज हम उससे क्या सीख सकते हैं, और मुसलमान जिस तरह से भटक चुके हैं, अपने रास्ते से हट चुके हैं, तो हमें किस तरह से वापस आने की ज़रूरत है ऑन द ट्रैक। राय साहब से हम इस बारे में रहनुमाई लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। मेरी आबरू मेरी जिंदगी मेरी आबरू ये अता यादे रसूल है। मेरी जिंदगी मेरी आबरू ये अता यादे रसूल है। जो ये दर्द है तो करार जान, जो ये दर्द है तो करार जान है। अगर ये ज़ख्म तो फूल है। मेरी जिंदगी मेरी आबरू ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा। जिसे चाहे जैसे नवाज दें, जिसे चाहे जैसे नवाज दें। ये मिजाज इश्क़े रसूल है। मेरी जिंदगी मेरी आबरू तू फिदा है हूरो कसूर पर, मुझे नाज जिक्रे हुजूर पर। तेरी खुल्द कैसी है तू बता, तेरी खुल्द कैसी है तू बता। मेरी खुल्द कुएं रसूल है। मेरी जिंदगी मेरी आबरू यही आरज़ू जो हो सुरखरू, मिले दो जहान की आबरू। यही आरज़ू जो हो सुरखरू, मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आप
आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका। वो कहें कि हमको कबूल है, मेरी जिंदगी मेरी आबरू, ये अताए यादे रसूल है, मेरी जिंदगी मेरी आबरू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत अदायगी। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब, यानी बात करेंगे फ़तह मक्का पर। फ़तह मक्का वो मौका था जब खाना काबा को बुतों से पाक किया गया, तस्वीर हटा दी गई, मुसलमानों को अंदर जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने का मौका मिला और वहाँ पर इस्लाम का जो अलम है वो भी सरबुलंद हुआ। तो अगर राय साहब इसको एक माइलस्टोन कहा जाए इस्लामिक हिस्ट्री में, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये माइलस्टोन है। एक आपने शुरू में जो पहला इंट्रो दिया था उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा हिजरत करके, और सहाबा कराम भी, तो वहाँ पर एक मुसलमानों की रियासत कायम हो गई, हुकूमत कायम हो गई, लेकिन वो मरकज़ी हैसियत जो पूरे सऊदी अरब में या अरब में थी वो मक्का की थी, क्योंकि खाना काबा मक्का में था। और शुरू से वो हज उम्रा उस लिहाज से जो भी करते थे वो मक्का की हैसियत थी। आप पता है इब्राह ने एक यमन में कोशिश की कि वहाँ पे कलीसा तामीर हो और लोग मक्का की बजाय वहाँ पे जाएं, लेकिन वो नाकाम हुआ। फिर उसने वो हमला किया और हाथियों वाली जो सूरत भी है कि अल्लाह ने बाबील भेज के उसको हलाक कर दिया। तो मक्का की एक मरकज़ी पोजीशन थी, और जब तक मक्का फ़तह नहीं होता था तब तक ये है कि वो समझे कि पूरे अरब वाली बात नहीं बनती थी, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता था। ये बिल्कुल अफगानिस्तान में देख लेना, जो भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जब तक काबुल फ़तह नहीं होता तो वो कहते हैं कि नहीं जी अब ये काबुल हुआ है तो हुआ है। अच्छा, लेकिन ये मौका कोई बन नहीं रहा था। मौका इस तरह से नहीं बन रहा था कि पहले तो देखें ना, 13 साल जो ज़िंदगी है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐलान नबूवत के बाद मक्की दौर जो है उसमें बिल्कुल एक तरफ से जुल्म ज़्यादती है और वो कुफार की तरफ से है। कोई ऐसी मतलब इज़ार रसानी, जुल्म, तकलीफ़, तंगी आप सोच नहीं सकते जो ना दी गई हो। अच्छा, वहाँ से मतलब अगर नहीं हुआ, हज़ूर सल्लम जब देखा कि यहाँ बिल्कुल ही हालात ख़राब हैं तो आप ताइफ में तशरीफ़ ले गए, वो आपके सामने है। फिर हिजरत के बाद भी कुफार ने कोई वहाँ आराम से रहने नहीं दिया, हालांकि देखिए 450 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, उसमें जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, और फिर 6 हिजरी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं 1400 सहाबा कराम के साथ कि भाई हम उम्रा करके आते हैं। अब उम्रे से तो आप नहीं रोक सकते। देखना, जैसे एक मस्जिद एक गांव में है, ये एक मोहल्ले में है, और आपकी किसी बंदे से मुखालफत भी और वो आके नमाज पढ़े तो आप उसे रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल यही स्टेटस था। लेकिन ये इनकी कुफार की हट धर्मी, और देखें किस लेवल पे इनका वो था कि इन्होंने हज़ूर पाक सल्लम और उनके साथियों को रोका, सहाबा कराम को, कि आप उम्रा नहीं कर सकते। और उसमें एक मौका ये आ गया कि बिल्कुल जंग होने लगी, फिर इधर से कासिद गए, उधर से कासिद आए, और बिल आखिर ये हो गया कि एक मुआहदा हो गया जिसका नाम है सुलह हुदैबिया। हुदैबिया ये बिल्कुल मक्का के साथ ही एक जगह थी वहाँ पे। अच्छा, उसकी सारी टर्म्स कंडीशन कुफार ने अपनी तरफ से अपने हक में कराई बिल्कुल, और बज़ाहिर वो लगता था कि सारी की सारी जो शर्तें हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला ने सूरत नाज़िल फरमाई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वाज़े फ़तह, फ़तह मुबीन का कुरान में लफ्ज़ आता है। तो सारे परेशान हो गए, समझ नहीं आ रही कि ये देखे ना, मतलब एक कोई शर्त भी मुसलमानों के हक में नहीं है। अच्छा, उसके सिर्फ 2 साल के बाद, अब देखिए उसमें यह था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। कुफारे मक्का और मुसलमानों के दरमियान 10 साल तक देर शबी नो वार। बाकी जो कबीले थे उनको इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो मुसलमानों के साथ मिल जाएं, आप चाहें तो कुफार के साथ मिल जाएं। बनु बकर एक कबीला था, उन्होंने इलाक़ कर लिया कुफार के साथ, और एक कबीला था बनु खज़ा, उन्होंने कर लिया मुसलमानों के साथ। अच्छा, अब 10 साल के लिए हर एक को पता है, 6 हिजरी की हम बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ उससे 2 साल बाद में ये वाक़या होता है फ़तह मक्का वाला। अल्लाह ताला देखे ना हालात कैसे पैदा करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि अल्लाह ताला जिस चीज़ का इरादा फरमाता है हर हाल में उसे पूरा करके रहता है। वो काज एंड इफेक्ट अल्लाह को तो नहीं चाहिए, अल्लाह ने कौन कहना है वो हो जाना है। अच्छा, हालात कैसे पैदा होते हैं? हालात ये है कि जो उनका कबीला है, उनका हलीफ है, उनका फ्रेंड है, अलाई है उनका, काफरों का, बनु बकर, वो हमला कर देते हैं बनु खज़ा पे,
जी। और ये बेचारे वहाँ से भाग के, एक चश्मे पे हमला होता है, वहाँ पे ये मौजूद थे, वहाँ से भाग के ये हरम में पनाह लेते हैं, वो यहाँ भी इनको कत्लो गारत करते हैं। और इसमें शामिल कौन है? अब चाहिए ये था ना कि ये कुफार जो थे कुरैश वाले, ये उनको मना करते, भाई देखिए हमारा मुआहदा है, आप ठीक है हमारे अलाए हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये आप सारी खराबी पैदा ना करें। इन्होंने उनको हथियार भी दिए और ये शामिल भी हुए। सुहेल बिन उमरो जिसने लिखा सुलह हुदैबिया का मुआहदा, वो उसमें शामिल, अबू जहल का बेटा उसमें शामिल। तो आप अंदाज़ा कर लेना कि इन्होंने क्या किया। और वो फिर जो लोग बच गए, जो हजूर पर सल्लम के कबीला साथी था खज़ा के, वो गए मदीना मुनव्वरा और उन्होंने जो नक्शा खींचा ना कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, आखिरी लाइन में आपको उसकी बताता हूँ कि उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें रकू और सुजूद की हालत में कत्ल किया गया, कि हरम पाक में भी हमें बख्शा नहीं गया। तो फिर हजूर अकरम सल्लम ने, अच्छा इसके बावजूद भी ये बीच में गैप लोग दे देते हैं, हमारी किताबों वाले भी अक्सर, बात वाले भी जी कि वो मुआहदा ख़त्म हो गया, नहीं, हजूर पर सल्लम ने इसके बावजूद अमन को एक मौका दिया। आपने कासिद भेजा वहाँ से, वे देखिए आपने ये बड़ी ज़्यादती की है, हमारा आपका मुआहदा है, अब 3 में से आप एक काम कर लें, या तो ये है कि जो लोग इसमें कत्ल हुए हैं हमारे कबीले के साथी बनु खज़ा के, उनका खून बहा जो दियत है वो आप पे करें। अगर आप ये पे नहीं करते तो फिर आप अपने आप को अलग कर लें, उस कबीले के साथ हम जो भी करेंगे करेंगे। और तीसरा, अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर सुलह हुदैबिया को ख़त्म समझें। अच्छा, अब उनका दिमाग मैंने कहा को अल्लाह की तरफ से ख़राब हुआ था, हालांकि इससे माकूल तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि आपने ज़्यादती कर ली और आपसे वो पैसे मांग रहे हैं, खून बहा। अच्छा, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम सुलह हुदैबिया ख़त्म करते हैं। लो जी, ख़त्म होने के बाद इनको समझ आई कि ये हमसे बड़ा गलत हो गया। इन्होंने अबू सुफियान को कहा भाई आप जाएं मदीना और उसकी जाके तजदीद कर रहे हैं, आप कहें कि नहीं कोई नहीं, वो हम रेटिफाई करते हैं। अबू सुफियान चला गया। अच्छा, वो हजूर पर सल्लम के पास गया, आप सल्लम ने उनसे कोई वो बात नहीं फरमाई, तो वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, हज़रत उमर का मिजाज आपको पता है, आपने फरमाया कि भाई देखिए आप तो सुलह की बात करते हैं ना, वो तो आपने मुआहदा तोड़ दिया, मेरे पास एक तिनका भी होगा ना, मैं लड़ूंगा उसके साथ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये जो उम्मे हबीबा वाला वाक़या रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू सुफियान की बेटी थी ना हज़ूर सल्लम के घर, उनकी ज़ौजा थी, वो तो बेटी के घर गया, जैसे जाते हैं तो उन्होंने वो जो नीचे बिछौना था, चादर उन्होंने कहा आप इस पर नहीं बैठ सकते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस चादर है और आप मुसलमान नहीं हैं। तो वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है कि मेरी सगी बेटी। बिल्कुल, कल भी हमने बात की और रोज़ाना हम बात करते हैं कि बेसिकली इस्लाम और कुफर का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब हज़रत अली वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद हज़रत अली के पास चला गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसने कहा कि अबू सुफियान ने कहा जी आप मेहरबानी करें, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ा हिकमत वाला जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि देखिए आप बनु कनाना के सरदार हैं, आप जाके खुद ही ऐलान कर दें कि मैंने मुआहदे की तजदीद कर दी है। अच्छा, उसने जाके मस्जिद में ऐलान कर दिया और वापस चला गया मक्के। तो मक्के के सरदारों को जब बताया तो उन्होंने कहा तेरी तो मत मारी गई है, ये हज़रत अली ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, ये दोस्ती है ना ये दुश्मनी है। देखें ना, अगर दुश्मनी हो तो बंदा अपनी तैयारी करता है और दोस्ती हो तो सेटिस्फाई होता है। बहरहाल अब हज़ूर पे सल्लम पे वाजिब हो गया था, फ़र्ज़ हो गया था, उस कबीले का क्योंकि साथ इल्हाक था, वो कत्ल हुए थे, उनकी मदद करना फ़र्ज़ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा कराम का लश्कर तैयार फरमाया। अच्छा। और ये बात मैं अक्सर करता हूँ कि ये जो हम हर चीज़ करते हैं ना कि मतलब बाजार भी जाना है तो हम वो फेसबुक पे बता रहे होते हैं गोइंग टू द मार्केट, टेकिंग टी एट फलां प्लेस। सिक्रेसी नाम की एक चीज़ है, कोई भी आपका बिजनेस है, कोई बड़ी इवेंट है, आप जितना सिक्रेसी रखेंगे, खुफिया रखेंगे। अच्छा, वो कई दफ़ा कहते हैं ना कि वो आप फेसबुक पे लगाते हैं तो चोरों को पता चल जाता है कि आप मरी गए हुए हैं, वो तसल्ली से सफाया कर जाते हैं। 10,000 का लश्कर तैयार होता है और किसी को खबर नहीं होती और वो लश्कर वहाँ से मक्के से चलता है और मदीने पहुँच जाता है। एक साबित थी हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हातिब बिन अबी बल्ता। अच्छा, इनकी फैमिली थी मक्का में, इन्होंने ना एक लेटर जो है वो लिख के एक औरत के हाथ दे दिया, भाई आप मक्के वालों को बता देना कि इस तरह फौज की तैयारी हो रही है। अच्छा, कोई नीयत उनकी ख़राब नहीं थी, उन्होंने कहा भाई मेरा पूरा ख़ानदान जो उधर है शायद कल को थोड़ा सा उनके साथ, इंसान है ना, अल्लाह ताला ने ये बताया कि बड़े से बड़े बंदे से भी गलती हो सकती है। और ये बदर के साहबी, बदरी साहबा, तो बदर वालों को तो अल्लाह ने कहा था तुम्हारे मैंने पिछले भी माफ़ कर दिए, अगले भी माफ़ कर दिए, मतलब हज़ूर सल्लम कहते हैं मेरे बदरी साहबा। तो खैर वो ख़त हज़ूर सल्लम को वही आ गई कि ये ख़त जो है ना ये तो जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। सही। अच्छा, हज़ूर सल्लम ने 4 सहाबा कराम को, जिनमें अली भी शामिल थे, उनको भेजा, हज़रत मुर्शिद, हज़रत मिक़दाद, कि ये जाके चेक करें। अच्छा, वो खैर गए, वो औरत और मकाम मिल गया, औरत की मुकम्मल उन्होंने तलाशी जो ले सकते थे ली, ख़त नहीं बरामद हुआ। सहाबा कराम ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल गलत बात करें, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमसे गलती हो रही। वो फिर उन्होंने कुछ ख़वातीन को बुलाया, उसकी तलाशी जब मुकम्मल ली तो उसने ऐसे ना बालों के जूड़े में वो ख़त छुपाया हुआ था, वो ख़त बरामद हो गया।
खैर वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। अब ये है कि ये 10,000 का लश्कर रमज़ान शरीफ में चलता है सही। और ये 10 तारीख को उनकी रवानगी होती है। अच्छा, आगे किताबों में इख्तलाफ है, कहीं पे 7 दिन लिखे हुए हैं, कहीं पे 9 दिन लिखे हुए हैं, इसलिए हमने इसको 19 में रखा है कि 17 भी डेट है और 20 भी है, 18 भी है। अच्छा, वो पहुंच जाते हैं मक्का मुकरमा। मक्का मुकरमा के बिल्कुल करीब, आपको पता है पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक पहाड़ी पे वो खैमाजान होते हैं। अब देखें ना, स्ट्रेटजी दुनियादारी और ये दीनदारी इकट्ठी है, यानी इस्लाम अलग नहीं है। देखें ना, रब्बा ना आते ना फिर दुनिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना दुनिया में, हमने बिल्कुल उसको सेपरेट कर दिया कि ये मौलवी का अलग काम है और हमको एक अलग है। इस्लाम तो फुल टाइम है ना, इस्लाम एक सेकंड भी ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल दीन है, प्रैक्टिकल दीन है और फुल टाइम है, बिल्कुल अफसानवी बातें नहीं है या कि ये नहीं कि इसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहाड़ी के ऊपर ना, अब वो 10,000 बंदे को कहा कि आपने अपना चूल्हा जो है ना आप आग जलाएं। अच्छा, आप सोचे ना, ये आग जली, अगले ने इधर जलाई, अगले ने, वो 10,000 जब आगे जली और चूल्हे जले तो रोशन हो गया और मक्के वालों ने देखा कि ये क्या हो गया, जिन आ गए हैं, कोई फरिश्ते हैं, ये क्या बला है। और देखें ये बड़ी बात है कि 7-8 दिन तैयारी करना, सबको लाना, ये कमाल है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किसी को खबर नहीं हुई। अच्छा, अब जब ये आग लगी तो अबू सुफियान और कुछ और लोगों ने कहा कि भाई पता करिए क्या हो गया। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, वो बड़े सुलहजू थे, जो हज़ूर सल्लम के चचा थे। और ज़ाहिर थे तो रिश्तेदार ही ना सारे। अब देखें अबू लहब, जिसका हमने कल भी जिक्र किया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि उसके बारे में फिर सूरत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। ये सगा चचा था, ये हज़ूर सल्लम का सगा चचा था। अच्छा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लम का खच्चर लिया और उस पे ना वो निकले, तो आगे से ना ये मालूमात लेने के लिए अबू सुफियान और बाकी लोग जा रहे थे। तो अबू सुफियान को ने कहा कि ये अब्बास ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये हज़ूर पर सल्लम अपने लश्कर समेत आ गए, 10,000 बंदा है और तुम्हारे में सकत नहीं है कि अब तुम मुकाबला कर सको। ये वो वाले हालात नहीं जब तुमने हमें जलील करके यहाँ से निकाला था और तंगी तकलीफ की थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूँ। हज़रत अब्बास ने कहा एक ही रास्ता है कि जाके आप कलमा पढ़ लें और हज़ूर सल्लम से माफ़ी मांग लें। अच्छा, इनको देख लिया हज़रत उमर ने, सरेंडर कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको देख लिया, तो आपने तलवार निकाली, आपने कहा देखो ये जो कुछ तुमने आज तक किया है ना, आज मौका है कि मैं तेरी गर्दन उड़ाता हूँ। अब ये हज़रत अब्बास के खच्चर पे बैठे, जो बेसिकली हुज़ूर पे सल्लम का खच्चर था। जी, सही। हज़रत अब्बास उसको दौड़ा रहे हैं फुल स्पीड से, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार हाथ में पकड़ी हुई है। वो कहते हैं इस काफिर को मैंने आज छोड़ना नहीं है। इस हालत में एग्जैक्टली ये पहुंचते हैं हुज़ूर पे सल्लम के पास। अच्छा, तो हज़रत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह इजाज़त दें, तो आपने फरमाया नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा, खैर उस अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, वो अबू सुफियान से हज़रत अबू सुफियान हो गए। अच्छा, फिर अल्लाह के रसूल का देखें कि हज़ूर पाक सल्लम ने देखे ना, हमें तो मैंने कहा ना कि इतनी सी बात हो तो हम उसको दिल में रख लेते हैं और कई साल तक वो, बल्कि सिचुएशन रख लेते हैं ना, कोशिश करते हैं कि मतलब कोई सिचुएशन, कोई मौका, कोई ना भी हो तो वो हम करें। अल्लाह के रसूल सल्लम ने देखे ना कि वो अबू सुफियान, मतलब इसका करैक्टर हम आगे डिस्कस करते हैं कि कोई ऐसी मुहिम नहीं मुसलमानों के खिलाफ, कोई ऐसी साजिश नहीं जिसमें ये पेश नहीं था और उसका खानदान पेश नहीं था। ऐसा ही है। आपने फरमाया कि देखिए सबको अमान है, किसी से कोई हम लड़ाई नहीं करेंगे। जो बंदा हरम में चला जाए उसको अमान है, अमन है, कोई लड़ाई नहीं। जो इस अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे भी अमान है। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे भी अमान है, और हथियार डाल दे उसे भी अमान है। अच्छा, उसके बाद हजूर अकरम सल्लम जो है अपने लश्कर समेत, लेकिन जो मतलब बताया गया है उसमें यह है कि हजूर अकरम सल्लम, आप देखें ना कि जहाँ से बंदा इतनी तकलीफ से निकाला गया हो और वहाँ पे वो फतह कर ले, तो उसका तो ऐसे सर होता है ना, गर्दन अकड़ी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गर्दन मुबारक थी ना, ऐसे कजावे के साथ ऐसे लगी। अल्लाह ताला के हाँ देखें ना, इतनी आजी और इनकसारी, और हर दफ़ा ये फरमाया कि ये मेरे अल्लाह की मदद से, ये मेरे अल्लाह की मदद से। आप दाखिल होते हैं और उसमें यह है कि कोई लड़ाई नहीं होती, बस एक बदबख्तों का दस्ता होता है, इनका थोड़े से लोग, इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल और बाकी लोग चंद, ये हमला कर देते हैं मुसलमानों पे। अब उनको पता है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे था ना कि जैसे बंदा बेबसी और पागलपन का दौरा होता है। और देखिए हमला किस पे करते हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पे। उन्होंने 12 काट के रख दिए उसी वक्त। बड़े जबरदस्त जंगजू थे 12 तो उसी वक्त ही वो मारे गए। अच्छा, उसके बाद अमन सुकून हो गया, और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया, माँ सिवाय 4 के। चार भी ये वो थे, अब्दुल्ला बिन
एक अब्दुल्ला उसका नाम था, एक वो था मुकीस, एक था हारिस, एक अब्दुल्ला की थी लौंडी। ये सारे वो थे जिनके ऊपर कसास वाजिब था। अच्छा। देखिए ना, हर एक को माफ़ी दी, माफ़ी उनको दी जिनके साथ ज़ाती मसला था। लेकिन जहाँ पे देखे ना, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया, हम लोगों को कैसे राज़ी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट में जी। हम सारा स्टेट के ऊपर करके, मतलब मेरा को बंदा वाकिफ है तो मैं सरकारी गाड़ी दे दूंगा, मैं किसी को टैक्स माफ़ कर दूंगा, किसी को मैं और फेवर, यानी सारी स्टेट के ऊपर। तो ये कानून तय कर दिया कि स्टेट के ऊपर नहीं, अपनी ज़ात की आप माफ़ी दे सकते हैं, स्टेट की आप माफ़ी नहीं दे सकते। और जब सारे के सारे, मतलब ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कहा इतना गलबा, और अचानक सोचे ना कि उनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि हमारे साथ हो क्या गया। और सिर्फ ये जब हिजरत हुई है, जब देखे ना हिजरत की रात क्या होता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 लोगों ने घेरा डाला होता है, जिसमें ये अबू जहल भी शामिल था, अबू लाहब भी शामिल था। और वो ये था कि हज़ूर सल्लम जैसे ही फजर की नमाज पे उठेंगे इनको हम शहीद कर देंगे, और वो सूरत यासीन पढ़ते हुए उनके सरों में मिट्टी डाल के कंकरों वाली, और वो चले गए सिर्फ 8 साल के अरसे में। अब 13 साल वो आप मिलाएं जो है पहले मक्की दौर, 8 साल ये मिलाएं तो कितने हो गए, 8 और 13 21 साल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब करने लगूँ। देखिए, एक ये भी हो सकता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में ऐलान नबूवत फरमाया तो ये सारे उनके रिश्तेदार थे, मानते उनके पास रखते थे। लेकिन आप ऐसे कहाँ रखते हैं जहाँ आपको सबसे ज्यादा एतबार होता है, ठीक है। अच्छा, आप मानते हैं तो हिजरत की रात भी पड़ी थी ना, जो आपने तली को कहा कि आप ज़ात से भी ज्यादा भरोसा जिस पे था, ज़ात से भी अपनी ज़ात से भी बिल्कुल ज्यादा अमानते उनके पास है, सादिक अमीन उनको कहते हैं। अच्छा, फिर ये था कि ये कलमा पढ़ लेते और कोई टकराव ही ना होता। अल्लाह ने कहा नहीं। देखिए, ये पुराने दौर में जब आग नहीं होती थी तो आग कैसे लोग जलाते थे, पत्थरों से। अगर वो आग जलाने वाले 2 पत्थर आप ऐसे रख दें तो आग जलेगी नहीं। अगर आप ऐसे ऐसे करें फिर भी नहीं, ऐसे डज करेंगे ना जिसमें चिंगारियां निकलेंगी तो आग जलेगी। अल्लाह ने ये चिंगारियां निकाली हैं। 21 साल बाद मक्का फतह होता है, उसमें ये जंगें बदर हिजरत होती है, बदर है, ऊद है, उसने हमें कहा खुरार है, अबवा गजवा है, बदान भी जिसे कहते हैं, बाकी सरिया नखला है। यानी ये अल्लाह ने कहा कि देखो मक्का फतह हो जाएगा, ये काफरों का जो गढ़ है ना ये मैं ख़त्म कर दूंगा, बुत भी मैं साफ कर दूंगा, लेकिन रास्ता ये बनेगा ये वाला। अल्लाह के रसूल को अगर 21 साल लगते हैं और हम कहें कि मीठा मीठा हलवा खा के ये सारा सिस्टम हम ठीक कर लेंगे और निज़ाम हुकूमत जो है वो इस्लामी हो जाएगा और इस्लाम नाफिज हो जाएगा, तो ये फिर मुमकिन ही नहीं है। ना अपनी जात की तस्दीक करने के लिए कोई दिक्कत उठानी पड़े, ना मुआशरे में कोई दिक्कत उठानी पड़े, और सब विन विन वे में हो जाए। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। देखिए ना, उसने हज़ूर सल्लम जब मक्का ये दाखिल होते हैं तो फरमाया कि जाल, कुरान की आयत है, जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ौका, कि हक आ गया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल मिटने के लिए ही है। अच्छा, ये बड़े खौफज़दा थे तो हज़ूर सल्लम ने फरमाया ला तसरीबा, कि आज के दिन में फरमाया ला तसरीब, कोई सज़ा नहीं, तुम सबको माफ़ फरमा दी। लेकिन बुतों का मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बताता हूँ कि बुतों के बारे में लोगों को आमतौर पर ये मालूमात नहीं है, जो अभी हम शेयर करने लगे। ब्रेक आ रही है जी, ब्रेक ले ली? नहीं, आप अब बताएं, कंप्लीट करें। अच्छा, बुतों का ये था कि हज़ूर सल्लम ने जितने बुत खाना काबा के अंदर, खाना काबा के इर्द गिर्द, खाना काबा के ऊपर थे, वो ख़त्म करा दिए, तोड़वा दिए। और एक कबूतरी जो है ना लकड़ी की बनी हुई, ये देखे ना आजकल हमारे स्टैचूज रखे होते हैं घरों में, इनको पता ही कोई देखे ना, कुरान हदीस तो पढ़ा ही नहीं है ना, 4 अंग्रेजी किताबें पढ़ी, टाई लगाई मेरी तरह, किसी नौकरी पे जाके बैठ गए और समझ लिया कि हमें दुनिया जहान आ गया है, हम तो टाइम्स और न्यूज़ वीक पढ़ते हैं, बस कुरान पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं। कबूतरी लकड़ी की बनी हुई थी खाना काबा के अंदर। अच्छा, बाकी बुत जो है हज़ूर सल्लम ने अली से फरमाया कि भाई आप तोड़ दें, ये फलां से आप तोड़ दें, वो कबूतरी आपने खुद तोड़ी, अपने हाथ मुबारक से उसको तोड़ा। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर जो है वो खाना काबा में उन्होंने बनाई थी, वो तस्वीरें मिटवा दी। अच्छा, ये जो लात मनात उज़ा वगैरह के बुत है ना, लात जो है ये नस्ब था ताइफ में। ताइफ है 96 किलोमीटर दूर है मक्का मुकरमा से, वहाँ के कबीले उसको पूछता था। और ये फतह मक्का पे नहीं हुआ, लेकिन फतह मक्के की कॉन्सिक्वेंस थी गज़वा हुनैन। गज़वा हुनैन के बाद ये हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया और उन्होंने इस बुत को जाके तोड़ा। अच्छा, एक दूसरा मशहूर मनात का हम सब जानते हैं, ये रेड सी जो है ना बहरा एमर, उसकी एक जगह कुदैद, कुदैद के पास था, यानी मक्का में ये भी नहीं था, ये भी तोड़वाया गया। उज़्ज़ा जो है ये उनका सबसे बड़ा बुत था साइज में। अच्छा, ये वादी नखला में था। वादी नखला आपको याद है, कल हमने सरिया नखला डिस्कस किया था, ये ताइफ और मक्का के दरमियान में है। अच्छा, ये भी खालिद बिन वलीद ने जाके इसको तोड़ा। अच्छा, एक बुत था स्वा, मैंने औरतों की नुमाइंदगी भी थी उसमें, ये औरत की शक्ल का था और ये मक्का से 5 किलोमीटर दूर था, इसे हज़ूर सल्लम के हुक्म में तोड़ा गया। अच्छा, एक आपको पता है जो भी जंगें होती थी ये कहते थे हुबुल की जय, ये हबल भी हमारे लोग पढ़ते हैं लेकिन हुबुल है, हुबुल की जय। हुबुल इनका बहुत बड़ा बुत था और ये या खाने काबे के अंदर था, कुछ लोगों ने लिखा है खाने काबे की छत पे था। ये मर्द की शक्ल का था और ये बना होता सुर्ख अकीक से, एक बाजू इसका टूटा उन्होंने सोने से बनवाया, ये इनका बहुत बड़ा था, इसको तोड़ा गया।
आप अंदाजा कर लेना कि ये सारे बुतों का सफाया किया गया, बिल्कुल, पर मैंने कहा कबूतरी तक तोड़ी गई, तस्वीरें तक मिटाई गई। इतनी यानी ताकीद है कि बुत आप घरों में ना रखें, भले आपका कॉन्सेप्ट उसके पीछे कुछ भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से जिस चीज़ को तोड़ा, तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब, हमारा आपका साथ जारी है और इफ्तार की जानिब लम्हा ब लम्हा वक्त बढ़ता जा रहा है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। हमारी शेफ़ भी आ चुकी हैं किचन में और आज उनकी क्या रेसिपीज़ हैं ये भी हम थोड़ी देर में उनसे जानेंगे, और वो अपने काम पर लग भी चुकी हैं। और हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और वो इस लिहाज से भी बहुत अहम शख्सियत हैं कि रमज़ान जैसे ही मुकम्मल होगा, ईद शुरू होगी, तो लोग डिफरेंट आउटिंग्स पर, पिकनिक्स पर जाने का प्लान करेंगे। तो हम आज उनसे एडवाइस भी लेंगे कैसा करना कितना बेहतर होता है, और कौन कौन सी वो पिकनिक पॉइंट्स या प्लेसेस हमें सजेस्ट करते हैं, और पाकिस्तान में इस पर टूरिज़म पर काम कैसा हो रहा है। तो मैं खुशामदीद करूँगी राजा जहांगीर अनवर साहब को। मैं उनका थोड़ा मज़ीद इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि आप पंजाब के सेक्रेटरी टूरिज़म हैं, आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। जब आप आए थे तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि रमज़ान और टूरिज़म का क्या ताल्लुक है, राइट? तो वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन खैर, टूरिज़म इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है और पाकिस्तान का बहुत सा रेवेन्यू इससे जनरेट हो सकता है, हो भी रहा होगा, लेकिन आप समझते हैं कि इस पर भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। पूरी दुनिया में जो टॉप 5 परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से दुनिया पैसा कमा रही है, उसमें टूरिज़म है। दुनिया में हर साल इंक्लूडिंग हमारे हज उम्रा को मिला के दुनिया में 1.5 बिलियन टूरिस्ट वीज़ाज इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनली। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो 10 मिलियन करता है उसमें से, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सिर्फ 28,000 वीज़ाज इशू करता है। ये तो इंटरनेशनल टूरिज़म की बात होगी। जो लोकल टूरिज़म है, इसमें बताता चलूँ कि ये इतनी शदीद इसकी ज़रूरत है इसको डेवलप करने की, लोगों को एक टूरिज़म कल्चर मुतारफ़ कराने की, ताकि लोग निकलें और जाके अब सैर व सियाहत भी करें। इससे पूरी की पूरी इकॉनमी हमारी जो है ना वो दोबारा से वापस आ सकती है। और इसमें जो आपका, जैसे भी आपने आखिर में बात की कि रमज़ान के बाद अब ईद आएगी, छुट्टियाँ, हमारा सीज़न शुरू हो जाता है समर में। जो हमारी ख़ास तौर पे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो मरी का एरिया है, कोटी सतियाँ है, और उस हवाले से पंजाब को हमने 6 टूरिज़म जोन्स में तकसीम किया हुआ है। अच्छा, ये शायद लोगों को लगता होगा कि हाइपोथेटिकली है, नहीं, हाइपोथेटिकली नहीं है, ये बाकायदा तौर पे पंजाब 6 जोन्स में है टूरिज़म के हवाले से। एक हमारा साउथ में फोर्ट मनरो का एरिया है, और ये फोर्ट मनरो की हाइट और मरी की हाइट तकरीबन बराबर है, और वहाँ भी स्नोफॉल होती है जब विंटर्स में। और वो जो है हमारा एरिया वो केटर फॉर करता है हमारे बावलपुर, मुल्तान और डीजी खान डिवीज़न के लोगों को। तकरीबन 32% आबादी पंजाब की जो है इन 3 डिवीज़न्स में रहती है, उनको वो करीब पड़ता है, बजाय इसके कि हर बंदा यहाँ वहाँ से शुरू करे और मरी पहुँचने की कोशिश करे। और फिर मरी में आप जानती हैं हर साल बहुत ज़्यादा रश की वजह से हादसात भी होते हैं और अदरवाइज भी मुश्किल हो जाता है। और फिर वहाँ पे इतनी वो एग्जैजरेट कर देते हैं, महंगाई, चीज़ों के रेट्स बढ़ा देते हैं, वो एक माफिया बन जाते हैं। फिर बिल्कुल हर बंदा उधर जा रहा है, लोगों को शायद ज़्यादा पता नहीं है, या फिर बाकी इलाकों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जी, आप दोनों बातें ठीक कह रही हैं। असल में हमारी अनफॉर्चुनेटली ये एक रमज़ान में महंगाई बढ़ जाती है, ईद पे महंगाई बढ़ जाती है, सियाहत, हर बंदा जो है वो कारोबार के बजाय इसको ब्लैकमेलिंग में शुरू कर देता है जी उसको करना। दूसरा हमारा जोन बनता है चोलिस्तान का। अब चोलिस्तान हमारा बहुत बड़ा एक रेगिस्तान है जो भावलपुर के साथ लगता है जी। वहाँ पे भी एक डेजर्ट सफारी हो सकती है, स्टार गेजिंग हो सकती है, सैंड ड्यून बैशिंग। जो लोग दुबई जाके ये काम करते हैं, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी दुबई के टॉप 10 विजिटर्स में आते हैं। जो टॉप 10 मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान भी, तो वहाँ पे लोग जाके यही काम करते हैं जो हम चोलिस्तान में भी कर सकते हैं। फिर तीसरा लाहौर इटसेल्फ, लाहौर इज़ ए रोमांस फॉर मैनी। लाहौर की अपनी खूबसूरती है, लाहौर की अपनी एक चाहत है, एग्जैक्टली, हेरिटेज है, फोर्ट्स हैं, यहाँ पे कुजीन है आपकी, यहाँ पे फैशन है, लोगों को अंदरून शहर है, वॉल्ड सिटी है। इसी तरह तीसरा जोन बनता है चकवाल का, जो सॉल्ट रेंज है हमारी, जिसमें चकवाल, खुशाब और जेहलम का कुछ एरिया आता है। ये वो जोन बनता है जहाँ पे 50 के करीब लेक्स हैं, और ये सारी रेनफेड लेक्स हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं विंटर्स में साइबेरिया, रशिया से, और 50 नस्लों की बर्ड्स आती हैं, फ्लेमिंगो और दीगर इस तरह के बड़े बड़े खूबसूरत परिंदे आते हैं। लोग जहाँ वहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, और वो पूरी हम उसको कहते हैं नॉटिकल टूरिज़म।
तो एक वो जोन बनता है, फिर तीसरा जोन, आखिरी जोन बनता है मरी कोटली सतिया का। जी हाँ। वहाँ वो लोग जाना चाहते हैं जो लोग जाके मरी की बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आजकल चूँकि बर्फ़बारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ का जो वेदर है वो गर्मियों में बड़ा प्लेजेंट होता है। तो ये हमारे मैं इसलिए ये बयान किया कि जैसे आपने कहा कि ज़्यादा लोग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आप प्रायोरिटी करके जाएं। सारे लोग मरी ना जाना चाहें उसमें बेशुमार और जगह भी हैं, एक्सप्लोर करें पंजाब को। आगे थोड़ा एबटाबाद तक जा सकते हैं जी, वहाँ भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। गलियात हैं हमारी बहुत खूबसूरत। आप कोटली सतिया को इस दफ़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हमें हिदायत की है कि उसको डेवलप करें। मरी की फुट हिल्स में ये खूबसूरत जगह है जिसको अंग्रेज़ कॉलोनियल दौर में इसको सैनिटोरियम्स बनाए गए थे यहाँ पे, क्योंकि अब आप जानते हैं स्मॉग और हमारी जो एनवायरनमेंट की पोल्यूशन है, लोग उससे भी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे वो डेवलप करने जा रहे हैं कि जाके लोग वीकेंड पे वहाँ पे अपने रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनसे जान छुड़ाएं और अच्छी फ्रेश एयर ब्रीथ करें। और वो एक बहुत एक नई चीज़ होगी, वो इंशाल्लाह अगले 2 सालों में वो डेवलप हो जाएगा एरिया वो भी इंशाल्लाह। अच्छा, टूरिज्म की भी बहुत सी शक्लें आ गई हैं ना, जैसे रिलीजियस टूरिज्म हो गया है, पाकिस्तान में भी लोग आते हैं, तकरीबन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। फिर हेरिटेज का हो गया, फिर हिस्टोरिकल टूरिज्म हो गया पाकिस्तान में, जैसे ये मोहनजोदड़ो वगैरह है, हड़प्पा है, टेक्सला है, इनकी अपनी एक हिस्ट्री है और ये वर्ल्ड फेमस जो है ना, इनसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बहुत आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये बात की। ये जो फेथ बेस्ड टूरिज़्म है, इसके 2 हिस्से पंजाब में इतने बड़े हैं कि जो शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है। हमारा जो सिख मज़हब है पूरे का पूरा, हाँ। उसकी पैदाइश इस खित्ते में हुई जी। बाबा गुरु नानक सब लोग जानते हैं, 1500 हिजरी में वो यहाँ पे उनका पैदाइश ननकाना में है, उनकी डेथ जो है करतारपुर में है, उनका पूरा एक ट्रेल है जी। वो जहाँ और शायद लोगों को कम पता है कि बाबा गुरु नानक दुनिया के 2nd मोस्ट ट्रेवल्ड पर्सन थे जिन्होंने 28,000 किलोमीटर पैदल चले। तो हमारे पास झेलम के पास एक रोहतास फोर्ट है, वहाँ पे भी वो आए और ऊपर टिल्ला जोगिया में चिल्ला भी काटा उन्होंने। ये तो एक हिस्सा। और सिख टूरिज़म जो है, आपको मैं बताता चलूँ कि जो गोल्डन टेम्पल है जो इंडिया में है, उसको हर साल 27 लाख लोग विजिट करते हैं और वो बेसिकली चौथे गुरु का बनाया हुआ टेम्पल है, जबकि हमारे पास असल गुरु बाबा गुरु जो यहाँ के हैं। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, बुद्धिज़्म। अच्छा, हमारा मसला ये हो रहा है कि जो बुद्धा हैं वो बेसिकली इंडिया से नहीं है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क जो उसको इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो बुद्धिज़्म के 2 बड़े सेक्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी है, उनका भी जो सबसे बड़ा सेक्ट है उसको मरियाना कहते हैं, वो उसकी पैदाइश भी जो सबसे ज़्यादा टेक्सला और सवात वाले एरिया में हुई। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको 2 बातें और बताता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक ने आज से चंद साल पहले स्टडी की और उन्होंने सर्वे करवाया कि कितने फ़ीसद बुद्धा जो हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं अपनी इन रिलीजियस साइट्स को देखने के लिए। वहाँ पे सिर्फ टेक्सला को अगर मैं बताऊँ 30 किलोमीटर की रेडियस में 50 साइट्स हैं उनकी, जो सिर्फ 30 किलोमीटर के अंदर हैं, और वो स्टूपाज हैं, उनके डिफरेंट टेम्पल्स हैं। वहाँ पे पता चला कि दुनिया में 50 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। मैं मज़हब की बात कर रहा हूँ। इसमें 41% लोगों ने कहा कि हम जाना चाहते हैं। तो आप ये समझें तकरीबन 25 करोड़ लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। और ये वो हैं जो मॉन्क्स भी हैं, जो उनके रिलीजियस लोग भी हैं, और जो बियॉन्ड मॉन्क्स भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ वैसे भी आके देखना चाहते हैं, सेंटिमेंट्स रखते हैं जी। इसी तरह जो सिख, आपने फेथ बेस्ड की बात की, सिखों की भी जो एक तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सिख हैं, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका जैसे कनाडा, यूएस में और यूरोप में भी सिख हैं, उनकी भी तादाद अब तकरीबन 2.5 मिलियन हो चुकी है, उनकी पॉपुलेशन जो एनआरआईज हैं। वो लोगों से जब सर्वे किया गया तो 97% लोगों ने कहा कि हम अपने बाबा गुरु नानक को विजिट करना चाहते हैं। तो जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फेथ बेस्ड टूरिज़म, और ये तो हो गया इंटरनेशनल बात। जो लोकल भी हमारे, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ लाहौर में एक बड़ा मोतबर और बड़ा मोहतरम मज़ार है बीबी पाक दामन का। इमाम रज़ा फाउंडेशन जो ईरान की है, उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है कि ये रुकैया बिनते अली की कब्र है, तो कब्र मुबारक है। तो वहाँ पे भी लोग आना चाहते हैं। ये तो मतलब इंटरनेशनल बात होगी। जो लोकल में अगर बात करूँ आपको, तो क्रिश्चियंस के लिए पंजाब में इतने खूबसूरत चर्चेज़ हैं कि 2015 में जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर का जो इनाम होता है उसको कहते हैं बेल्जियन अवार्ड, वो पाकिस्तानी कैथेड्रल चर्च को मिला, उसके आर्किटेक्चर को मिला। ऑफ कोर्स वो कॉलोनियल एरा के बने हुए चर्चेज़ हैं। इसी तरह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है सूफीज़म जिसको हम कहते हैं, एक सूफ़ी टूरिज़म भी है जी। लोग जाना चाहते हैं मज़ारात पे। मुल्तान सेंट लैंड ऑफ सेंट्स है हमारे पास, लाहौर में हमारे पास मियाँ मीर, दाता गंज बख्श और बेशुमार हमारे पास ऐसी जगह है। अगर हिंदुज़म की, सॉरी मैं आई एम कटिंग लाइक इंटरप्टिंग यू, अगर हिंदुज़म की थोड़ी बात करें, जो मैंने पर्सनली भी विजिट किया है टुवर्ड्स बलोचिस्तान, आप ये कोस्टल हाईवे से जाएँ तो वो पहाड़ों में जिस तरह से मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं, और कई मंदिर हैं
ये इतनी खूबसूरती से उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है। और ये बड़ी एक पुरानी मेहरगढ़ तहजीब भी है जो बलूचिस्तान में हमें नज़र आती है, जहाँ पर ये प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू है। शायद आपने सुना होगा इस बारे में, प्रिंसेस ऑफ होप, लेकिन वो थोड़ा आगे है। ये इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और उनको अब सारा मार्बल कर दिया हुआ है, प्लेन कर दिया हुआ है आम लोगों के जाने के लिए, कि जब हिंदुओं के इवेंट्स होते हैं हिंदुज़म के, फिर वहाँ पर 2 वॉल्केनो माउंटेन्स हैं, मैंने पर्सनली उन्हें विज़िट किया है। और जब भी ये रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू जो बरादरी यहाँ पर मौजूद है, तो उनको बहुत फैसिलिटेट किया गया और ये बड़ी खूबसूरत जगह हैं, हमें इन पर भी जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। तो ये भी टूरिज्म की एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हर सूबे में मौजूद है ये खूबसूरती। मैं हिंदुओं का स्किप कर गया, थैंक यू सो मच, आपने ये ऐड कर दिया। हमारे पंजाब में कटास राज है, चकवाल के तहसील चौसेदन शाह में। कटास राज के एक बड़ा खूबसूरत सा पॉन्ड है, तालाब है छोटा सा, और उसके पीछे जो माइथोलॉजी है इनकी वो ये है कि लॉर्ड शिव की जब उसको कहते हैं अश्के अलम, कि उनका एक जो आंसू गिरा था वहाँ पे उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद, तो वो आंसू से तालाब बन गया। अब ये उसके पीछे माइथोलॉजी है, ज़ाहिर है ये उस पर मिथ है। और उसके बाद ये है कि उसके जो टेम्पल्स हैं वो 5-5 हज़ार साल पुराने टेम्पल्स हैं। फिर यहाँ पे मुल्तान में एक सन टेम्पल है जो भी 5 हज़ार साल पुराना है। इसी तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बलूचिस्तान में पूरी एक तहजीब है, एक पूरी चीज़ है। ये चीज़ें बिल्कुल, चूँकि हमारे यहाँ उस तरह लोगों को, शायद मैंने जैसे थोड़ी देर पहले वर्ड यूज़ किया था कि टूरिज्म कल्चर डेवलप नहीं हो सका। हमारे यहाँ हेरिटेज और फोर्ट्स, हम पंजाब में 450 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो प्रिजर्व कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत कर रही है, जिसमें डिफरेंट फोर्ट्स हैं। मैं बताता, चोलिस्तान का भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। चोलिस्तान में इस वक्त एक्सकवेशन हो रही है एक ऐसी गांव की, उसको ग्रेन वाला विलेज कहते हैं, जो 5000 साल पुराना है जी, उसकी एक्सकवेशन अब शुरू हुई है। इसी तरह 19 के करीब वहाँ पे डिफरेंट फोर्ट्स हैं। हम पूरे के फोर्ट्स को एक ही वक्त में तो उसको नहीं कर पा रहे रिस्टोर। हम इस साल 4 रिस्टोर्स करेंगे। मीरगढ़, राजगढ़ और मौजगढ़ के फोर्ट्स हैं वहाँ पे। द्रावर फोर्ट हमेशा से एक बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन रही है टूरिस्ट के लिए, और वो वहाँ पे हर साल हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है TDCP, वो वहाँ पे जीप रैली करवाता है, जो एशिया की सबसे बड़ी मोटर स्पोर्ट्स है, और 500 किलोमीटर वो रेगिस्तान के अंदर वो जीप रैली होती है। अब अभी मैं आपको आगे चल के बताता चलूँ कि इस साल हम लाहौर में भी इंशाल्लाह रावी, रिवर रावी जो है वो ज़ाहिर अब खुश्क हो चुका है। इरसा में जब वो जो तकसीम हुई थी दरियाओं की, तो उसमें हमें वो नहीं मिला। तो हम इस साल 35 किलोमीटर जीप रैली जो है उसके अंदर डर्ट बाइक्स और पूरा ट्रैक बना रहे हैं, और जो हम बायनोली किया करेंगे, साल में 2 दफ़ा यहाँ जीप रैली होगी जो रिवर बेड में होगी रावी के, और वहाँ पे लोग जा सकेंगे, लाहौर से दीगर जगहों से लोग जा सकेंगे। सिमिलरली हम ये भी कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 माह में आपको रिवर बेड, क्योंकि अब खाली है, खुश्क है, तो हम बारादरी, कामरान की बारादरी से शुरू करके एक हम 4x4 बस ले रहे हैं, लोगों को उसके अंदर सफारी कराएं, साइफन्स तक जाएं और रास्ते में जगहों पे रुकें भी, खाएं पिएं भी, म्यूज़िक भी हो, बोटिंग भी हो। तो ये सारा के सारा हम प्लान ये भी कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं अब जो नेचुरली हमारे पाकिस्तान के, हमारा असासा है, हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, कि जहाँ जहाँ पर जिस भी मज़हब से मुतालिका लोग, उनके फॉलोअर्स या उनके क्या कहना चाहिए, एज लाइक हिंदुओं के गॉड्स हैं, डिफरेंट हैं। जब मैं वहाँ पर गई थी तो शेरों वाली माता का मंदिर है, ये काली माता का मंदिर है, ये शिव का है। तो ये चीज़ें तो जो नेचुरली अल्लाह की तरफ से जहाँ जिसको जो डिवाइड कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनका अदब से अपने अपने शोबे में बहुत बड़े बड़े नाम है, मंटू साहब का नाम, फिर कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम, लिटरेचर के जो लोग शाऊर रखते हैं, लिटरेचर के लिए जो लगन और तलब रखते हैं, ये उनके लिए सेलिब्रिटीज़ हैं, ये उनके लिए लेजेंड्स हैं। तो अगर हम इनके घरों को म्यूज़ियम्स की शक्ल देते तो सारी दुनिया से जो उर्दू अदब या जिस लैंग्वेज के भी लिटरेचर से वो लोग लगाव रखते हैं, वो यहाँ पर आते, लोग आना चाहते हैं। एक दफ़ा सिर्फ पता चल जाए कि हाँ यार ये मंटू का घर, आप सोचें कि कितना बड़ा नाम है मंटू, इस तरह से कई नाम है। म्यूज़िक टू माई ईयर्स। मैं कुछ चंद साल पहले मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कल्चर था, तो दास्तान सराय इशफाक साहब का जो मॉडल टाउन में घर है, हमने कोशिश की कि वो उनकी फैमिली से ख़रीदा जा सके। लेकिन समहाउ हम लेट हो गए, उनके आपस में चूँकि ज़ाहिर तकसीम होती चीज़ें होती हैं, तो हम लेट हो गए, उनका कसूर नहीं था, हमारी देरी हो गई। लेकिन ये आपका जो आइडिया, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त आइडिया, इस पर हुकूमत पंजाब ने एक दफ़ा सोचा भी फ्यू ईयर्स बैक, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि वो जगह हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे लोग जाके इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने जैसे बात की मंटो की, यहाँ पे क्लब चौक है माल रोड के ऊपर,
तो वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम ही बना हुआ है जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी की थी उनकी बैक दैन को आज से चंद साल पहले। तो वो भी विजिट करने की जगह है जहाँ अगरचे होना तो एक्चुअली वही चाहिए कि जहाँ पे वो रहे हैं। फैज़ साहब का घर है, फैज़ साहब का घर है, कितना बड़ा अभी तक उनका नाम और उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस, आज भी उनका नाम जिंदा है। बेशक फैज़ साहब बिल्कुल दुनिया से चले गए। और इस वक्त भी हमारे मुल्क को जो अगर ज़रूरत है, जहाँ पे हमें इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, वहाँ पे एक सोशल स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है। हमारे पास कोई सोशल आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं है। हमारी कौम को कोई समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ को जाना है। और ये वो लोग थे जो अपने अपने दौर के लीजेंड्स थे, उन्होंने उस वक्त अपनी कौम की रहनुमाई की थी। इकबाल का भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सियालकोट में भी, लाहौर में भी अल्लामा इकबाल रोड के ऊपर अल्लामा इकबाल साहब की अपनी वो घर है जिसको उसी तरह प्रिजर्व किया गया है। हमारे पास चूँकि म्यूजियम्स भी हैं, मैं एक और बताता चलूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजियम्स को भी डीरेगुलेट करें और प्राइवेट सेक्टर भी म्यूजियम बनाए। हमारे ज़हन में जब म्यूजियम आता है तो हमें सिर्फ पुराने आर्टिफैक्ट्स और वो चीज़ें, हालांकि अब दुनिया आगे चली गई है। मैं आपको बताता चलूँ, हम एक प्रपोजल पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पुराने शाहनूर स्टूडियो और रेवेन्यू स्टूडियो इस तरह के थे, तो वहाँ पे हम कोशिश करने का अभी आजकल वो निगोशिएट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि उसी को फिल्म म्यूजियम बना दिया जाए। और उसके अंदर चूंकि ज़ाहिर बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, उसका लोग देखना चाहते हैं, बड़े डायरेक्टर्स गुजरे हैं यहाँ से, का वहाँ उठना बैठना हुआ, उन्होंने बिल्कुल ऐसे है जी। और इसी तरह और म्यूजियम, फैशन म्यूजियम्स हो सकते हैं, आपके हैप्पीनेस म्यूजियम्स हो सकते हैं। पूरी दुनिया में इनोवेशन, इन सब चीज़ों का ताल्लुक है तो हैप्पीनेस से ही ना। आपको अपने एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड में से निकलना, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आपका ताल्लुक भले लिटरेचर से है या टूरिज्म की किसी भी शक्ल से है, तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्हें एक हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी देने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। परफेक्ट। अभी मैं थोड़ी सी बात कर दूं, खुशाब में यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कलर कहार से आप तकरीबन 70 किलोमीटर है और वो सड़क अच्छी बनी हुई है। खुशाब में ऐसी लेक्स हैं इतनी सीरीन और पीसफुल हैं कि अगर आपको सिर्फ वीकेंड पे जाके सिर्फ आपको रीडिंग करनी है तो दुनिया की इससे खूबसूरत जगह नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ जाके सिर्फ किताब पढ़ने के, वहाँ कोई हल्ला गुल्ला शोर में नहीं है। अगर किताब लिखना चाहते हैं, मैं गया पिछले दिनों, खुशाब की एक उछाली लेक है, उसका नाम है उछाली, और 6 किलोमीटर लंबी है और 1.5 किलोमीटर वाइड है। तो मैंने जो मेरा वहाँ पे टूर करवा रहे थे मेरे ऑफिसर, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ ये तो बहुत ही रिमोट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा यहाँ कौन लोग आते हैं? तो उन्होंने कहा जी कुछ किताबें लिखने वाले आते हैं और कुछ किताबें पढ़ने वाले आते हैं। वो लोग जिन्हें पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। गेट अवे साइट्स हैं ये। लोग शहरों से 2 दिन के लिए ना अनवाइंड होना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं डिजिटली अपने आप को, कि यार मैं 2। अब हमने वहाँ पे प्रपोजल दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, ज़ाहिर है सरकार अकेला सब कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत सारी ह्यूज फंडिंग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। यही चकवाल जो है ये स्ट्रेटेजिकली इतनी अच्छी जगह पे लोकेटेड है कि इस्लामाबाद से 1 घंटा है, लाहौर से 2.5 घंटे है, पेशावर से 2 घंटे है। वहाँ पे हर एक बड़े शहर की एक्सेस है। हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें कि वहाँ डिज्नीलैंड बनाएं बच्चों के लिए, वहाँ पे बहुत बड़ा एक बन सकता है। जो मैं ये लेक्स की बात कर रहा हूँ, हम फ्लोटिंग हट्स की बात कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे कोशिश करें कि मैंने जैसे कहा था कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वहाँ पे इन लेक्स पे, तो ज़ाहिर है वो जो हमारे पास बोट्स होती हैं उनकी शोर से उड़ जाते हैं जब करीब जाते हैं। हम कोशिश करें कि वो साउंडलेस बोट्स, जो इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, ताकि खामोशी से जाके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, उनको करीब से देख सकते हैं। हमने वहाँ पे बर्ड वॉचिंग टावर्स 2 लगाए हैं खबेकी लेक पे। इसी तरह कनाटी गार्डन्स बेशुमार जगह हैं जी, बहुत खूबसूरत हैं जगह। मज़ीद इस गुफ्तगू को जनाब आगे बढ़ाएंगे और दूर दराज जाए बगैर अपने अपने शहर के अंदर आपको किस तरह से अपनी मनपसंद एक्टिविटी मिल सकती है, टूरिज़्म की मज़ीद क्या शक्लें हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे जहांगीर साहब कि अपने शहर में रहते हुए, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ पर जैसे म्यूज़ियम है लाहौर में, तो वैसे ही हिस्ट्री इतनी रिच है, टेम्पल्स हैं और फिर हवेलियाँ इतनी इतनी खूबसूरत तारीख़ी मुग़ल्स की वहाँ पर, और ये जीसी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ वो एक अट्रैक्शन है हिस्ट्री की। कौन कौन सी शख्सियात हैं, बड़े बड़े ऐसे नाम पाकिस्तान के भी हिंदुस्तान के भी जो वहाँ से पढ़कर गए। और अभी जो जीसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जिसको इटसेल्फ एक म्यूज़ियम बनाया जा सकता है, यहाँ पर लिटरेचर का बहुत सा ख़जाना मौजूद है, नून मीम राशिद का जो बहुत लिटरेचर वहाँ पर मौजूद है, तो उस तरफ भी तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे, वही जो लिटरेचर के दिलदादा लोग हैं, लिटरेरी लोग हैं, वो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। फिर जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। असल में इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। हमें बुनियादी तौर पे आपने देखा जैसे फैज़ मेला लगता है यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटीज़ भी डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल सजाती रहती हैं, डिफरेंट आपके इस तरह की फेस्टिविटीज़ से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उस लिटरेचर के साथ, उस शख्सियत के साथ, और उसको आप उससे सेलिब्रेट कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगियों से फिर बड़े बड़े अच्छे मकाले पढ़े जाते हैं। अब तो लोगों ने बहुत उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। और आज जैसे नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, इन चीज़ों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। ये
ये थेराप्यूटिकल हो सकती हैं, Exactly. साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करती हैं। देखिए अभी तो लोग इस तरफ चल पड़े हैं कि हम किस तरह अपने आप को डिटॉक्स करें, डिजिटली डिटॉक्स करें। बिल्कुल, लोग इतने ज़्यादा इसके अंदर घुस गए हैं। फिर हमारी जो अर्बन लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव है। हम सुबह उठते हुए अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो भी जल्दी में कर रहे हैं, ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, वहाँ काम करने की जल्दी है। तो हर चीज़ में एक चीज़ जो आ चुकी है, और ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन जो पूरी साइंस है वो उसके ऊपर बेस नहीं कर रही थी स्पेस पे। अब वो सारों को गेट अवे ब्रेक्स चाहिए, लोगों को चाहिए कि मैं अपने को डिटैच करूं, डिस्कनेक्ट करूं और जाके कहीं नेचर के करीब जाऊं। अब नेचर कम होती जा रही है, आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा आती जा रही है। जिस बार आप जिस तरफ रेफ़र कर रही हैं लिटरेचर की तरफ, अब लिटरेचर हमें हमेशा से बताया जाता है कि अगर आपने पर्सनैलिटी में डेप्थ लानी है, विजडम लाना है, तो लिटरेचर से मिलेगा, आपको हिस्ट्री से मिलेगा, फिलॉसफी से मिलेगा। अब वो हमारी ज़िंदगियों से दूर होता जा रहा है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अब चीज़ें इन्फॉर्मेशन पे जा रही हैं। वी आर मोर इनटू इन्फॉर्मेशन, जबकि नॉलेज जो है वो कहीं पीछे रहता जा रहा है। दूसरा ये है कि हर जो हमारी टूरिज़्म है इसके मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुछ लोग म्यूजियम्स देखना चाहते हैं, कुछ फोर्ट्स देखना चाहते हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं कि आज से 500 साल पहले लोग कैसे रह रहे थे, आज से 1000 साल पहले लोग कैसे रह रहे थे। कुछ लोग अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सूफीज़म की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। उनके यहाँ म्यूज़िक जो है वो फ्यूजन का, कव्वाली का और दीगर चीज़ों का, उनको वो चीज़ बहुत अपील करती है। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इंसान को अपनी अपनी ज़रूरियात हैं और वो हर जगह आपने बिल्कुल ठीक, हर शहर में मौजूद। हमने एक सर्वे करवाया, 500 टूरिस्ट साइट्स हैं पूरे पंजाब में, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दी हैं। अब कोशिश करें कि हम प्राइवेट सेक्टर को ऑफर करें। अब हमारे पंजाब में 8 माह गर्मी रहती है, हम वाटर स्पोर्ट्स में चले जाएं, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी हों, ताकि आपने जैसे थोड़ी देर पहले बात करी थी, जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो उस साइट के अलावा भी वहाँ पे एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। एक वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसने स्टडी की 2022 में कि पूरी दुनिया में जितनी भी टूरिज़्म होती है उसका सिर्फ 1% इंडिया के उसके हिस्से में आता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए आगरा में, और वो दिल्ली में रुकते हैं, दिल्ली से डेली कम्यूट करते हैं, आगरा जाते हैं, ताजमहल देख के शाम को वापस आ जाते हैं। इसलिए कि आगरा में ताजमहल के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं ताकि वो वहाँ रुक सकते, 2 दिन रुकते, कोई और साइट देखते। तो वो कहते हैं कि टूरिज्म को, टूरिस्ट को भी साइट्स एक्टिविटीज़ चाहिए होती है, वहाँ जाए, वहाँ पे 2-3 चीज़ें हों। लाहौर तो ऐसी जगह जहाँ पे तो कई साल गुजारे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम पहले भी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया आजकल जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो यही है। और फिर हम देखते हैं बहुत से ऐसे पेजेस, बहुत सी ऐसी टूरिज़्म जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो इंडिविजुअली अपने अपने पेजेस रन कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। वो ग्रुप्स में लेके जाते हैं लोगों को। तो इन सब को इकट्ठा किया जाए, गवर्नमेंट इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन में कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन दे, ये सारी एक एनर्जी बने, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अल्लाह ने इतनी नेमतें और इतने सोर्सेज दिए हैं टूरिज्म के। बहुत से बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, जिन्हें हम सिविलाइज कंट्रीज़ कहते हैं, उनका एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम उनका टूरिज्म है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि लोग अब एक्साइट हो चुके हैं, अब लोग टूरिज्म करना चाहते हैं। अब जो बुनियादी चीज़ें जो देखने वाली है वो ये है कि एक तो उनके पास इन्फॉर्मेशन हो, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वेदर क्या है, वहाँ पे पहुँच के सेफ्टी मैटर्स, एग्जैक्टली, कि वहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, इमरजेंसी सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारा TDCP है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब जो है, उसकी वेबसाइट को विजिट कर लें। अगर आप प्लान करें मरी जाने का, कलर कहार जाने का, मुल्तान जाने का, फोर्ट मनरो जाने का, आपको पैकेजेस मिल सकते हैं। पैकेजेस का मतलब ये होगा कि हमने अब ये शुरू कर दिया है कि जो भी बस जाएगी वो इंश्योर्ड होगी, हर टूरिस्ट इंश्योर होगा, ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में किसी वजह से ये चीज़ें हम पाबंदी भी करें। क्योंकि आप जैसे फरमा रही थी, वाकई बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं। अब हम टूर ऑपरेटर को लाइसेंस करने जा रहे हैं। प्राइवेट है, पर लोगों को महंगे भी बहुत पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट इनके साथ कोई बना ले अपनी कोऑर्डिनेशन, तो वो लोगों के लिए भी अफोर्डेबल होगा, और गवर्नमेंट की तरफ से जब होगी तो फिर सेफ्टी भी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमने इनको रेगुलेट करने का एक पूरा प्लान बना लिया। अभी नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, अब हम लेजिस्लेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग इनके हाथों ख़राब हों या इनके हाथों वो महंगाई का शिकार बने। लेकिन मैं कहूँगा, एक तो निकलने से पहले कहीं भी जाना है, आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रखें अपने बच्चों को, और फिर जाने के लिए गाड़ियाँ भी देखें कि अगर आपने आपकी कार फिट है, एग्जैक्टली, और उसके अलावा आपके अपनी सेहत के मसाइल हैं। कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, कुछ लोगों के हार्ट के इश्यूज होते हैं, वहाँ के वेदर कंडीशंस, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास और पहले से बुकिंग करवाएं। अब तो हमने बिल्कुल .com बुकिंग पे चले गए हैं। हमारे अपने पंजाब की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अब वो उसको बुक कर सकते हैं। हमारे पास बसेज हैं, हमारे पास 16 के करीब फ्लीट है, बसेज, वैन, कोस्टर्स का, जिसको मजीद आप इस सिस्टम को फर्दर बेहतर बनाने की हम उम्मीद करते
कर सकते हैं और तवक्को करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है और जिस तरह से उनके अज़म है, इरादे हैं और जिस तरह से वो काम करना चाह रहे हैं, तो होपफुली कुछ अच्छा आउटकम सामने आया टूरिज्म के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए भी, और जो इंटरनेशनली लोग यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जहांगीर अनवर साहब, आपने बहुत ही इन्फॉर्मेशन आज हमें दी और बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्टिव ये गुफ्तगू थी। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद पयाम रमज़ान में। इस वक्त है मोस्ट अवेटिंग सेगमेंट का, यानी मैं जा रही हूँ किचन में और आज मुझे बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल सका कि मैं महविश से बात कर सकती, शेफ़ से ये पूछ सकती कि आज का मेन्यू क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज गुफ्तगू ही नहीं हो सकी आपसे, हलवा ही नहीं हो सकी, क्या मेन्यू है? क्या आप तो बना चुकी हैं? बना चुकी ऑलरेडी। वाह, यस, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। और आज का जो हमारा मेन्यू है इसमें है मसाला चिकन राइस है और मीठे में है मालपुआ और जो ड्रिंक है वो है बादाम शेक या बादाम ड्रिंक। ओके, और क्या है जनाब रेसिपी? रेसिपी है चिकन राइस, मसाला चिकन राइस की रेसिपी है। इसमें चिकन बोनलेस है, आधा किलो बारीक क्यूब्स हैं, कनौर चिकन क्यूब्स का आज हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसमें हमने लिए हैं 2 अदद कनौर चिकन क्यूब्स हैं, मैदा है 1 कप, गाजर है 2 अदद क्यूब कटिंग में, अंडे हैं 4 अदद, चावल हैं तकरीबन 750 ग्राम, शिमला मिर्च है 2 अदद क्यूब कटिंग में, हरा प्याज है 4 अदद फाइन चॉप, लहसुन है 1 चम्मच बारीक कुटा हुआ, मक्खन है 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले हमने जो चिकन है उसको हमने मैदे के अंदर कोट करके हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। गार्लिक बटर के अंदर गार्लिक डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने इसमें डालने हैं कनौर चिकन क्यूब्स, जो 2 क्यूब्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो इसमें डालने हैं। साथ में हमने अपने सारे मसाले डालने हैं, मटर डालने हैं और उसी के साथ गाजर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक करने के लिए रख देना है। जैसे ही हमारे जो चिकन है, गाजर और मटर थोड़ा सा नरम हो जाएगा या गल जाएगा, तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो है बाकी वेजिटेबल वो डालकर जो राइस हैं उसको अलग से बॉईल करके जो वाइट राइस है उसमें डाल के इसको अच्छे से टॉस कर लेना और मिक्स कर देना है। और लास्ट में हमने शिमला मिर्च डाली, क्योंकि शिमला मिर्च अगर हम पहले डाल दें तो वो सौगी हो जाएगी। बिल्कुल। हमारी सेकंड रेसिपी है मालपुआ, जिसको हम पूड़े भी कहते हैं, मीठे पूड़े, जो अक्सर जो ब्रेकफास्ट के साथ जो है ना हलवा पूड़ी के साथ दिए जाते हैं, ये वो वाले हैं। ये थोड़े बारीक होते हैं, वो थोड़े से थिक होते हैं। इसमें भी ली है सूजी 1 कप, मैदा 2 कप, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, देसी घी है 6 से 7 खाने के चम्मच, इलायची 4 से 5 अदद या पाउडर ले लें आप, 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क है, आधा कप खोया है, आधा कप चांदी के वर्क अगर आप यूज़ करना चाहें इसको गार्निश के लिए। सही। सबसे पहले हमने सूजी, मैदा और जो चीनी है और अंडे हैं इनको अच्छे से मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेना है। उस बैटर को कोशिश कीजिएगा कि आप आधे से पौना घंटा उसको आप सेट होने के लिए रख दें। अगर आप उसको सेट होने के लिए रख देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि जो हमारे पूड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे और खस्ता बनेंगे। और उसी के साथ साथ हमने देसी घी लिया, देसी घी में हमने 1-1 चम्मच करके उसको डालना है। आपने देखा वो पैन केक्स की एक शक्ल में है, उस तरह हमने इनको बनाना है। और जो खोया है और कंडेंस मिल्क है इसको इकट्ठे हमने पकाकर इसका थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है और मैंने उसको देखिए उसके ऊपर पोर कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है इसके अंदर, तो हमने थोड़ी सी ऊपर इसकी गार्निश कर दी है स्वीट के साथ। और चांदी के वर्क अगर आप चाहें तो लगाना चाहें। से वो उसका शेक का बता दें, बिल्कुल ठीक है। बादाम का शेक है, इसमें बादाम है 20 अदद, दूध है 2 गिलास, चीनी है 3 खाने के चम्मच और तुख मुलंगा है, बेजल सीड है 2 खाने के चम्मच। इनको आपने अलग से भिगो लेना और इन सबको आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अपने ग्लासेस में पोर तो जनाब आज की रेसिपीज़ तो पहले से रेडी हो चुकी हैं, तमाम तर डिशेज़, और वो प्रेजेंट भी हो चुका, डिश आउट भी हो चुका। वक्त की कमी के बायस आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए आपसे, लेकिन कोशिश हमने आज हमेशा की तरह की है कि झटपट रेसिपीज़ बनाकर आपको प्रेजेंट की जाएँ ताकि आप भी उन्हें ट्राई कर सकें। तो हमारा किचन तो जनाब तैयार है। आप देखिए कि इफ्तार के करीब करीब आपके किचन में इस वक्त कितनी चीज़ें मुकम्मल हैं और कितनी भी बाकी है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।